अगर जैसे ये वर्ड है इकोनॉमिक्स, इसको हम पहले दो पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। एक है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा है मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अगर मान के चलिए कल को आप लोग सीए बन गए, ठीक है, ऑब्वियसली बनिएगा ही, मानिएगा क्या, मान लीजिए आप लोग सीए ऑलरेडी बन गए, तो कोई कंपनी में आप लोग अपने जाके सर्विस दीजिएगा, काम कीजिएगा, पैसे कमाइएगा। तो जो कंपनी में आप जाके सर्विस दीजिएगा वो लोग आपको रिटर्न में क्या देंगे, सैलरी देंगे। तो ये मेरा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, ठीक है। अब अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बात करें, जैसे घर में तो रहते ही अभी अभी मम्मी पापा से पैसे ले रहे हैं, है कि नहीं। अभी आप लोग मम्मी पापा से पैसे ले रहे हैं, तो मम्मी पापा को बोलते हैं क्या, चलो मैं ठीक है आपको 5,000 रुपये देता हूँ, मेरे लिए काम करके दो, अभी आपकी मैंने फ़ीस भरी है, इसका बदले तो आप घर का काम करो। करते हैं क्या? फ़ोन दिलाया उन्होंने, सारे सारे खर्चे उठा रहे हैं, कुछ बोलते हैं आप लोगों को कि नहीं बेटा मुझे ये करके दो आप। तो वो हो जाता है मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्ट, जहाँ पे एक्सचेंज इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर जैसे एक बेस्ट एग्जांपल बोले ना, एक्सचेंज इज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इसका बेस्ट एग्जांपल बोले तो मम्मी का। मम्मी का कैसे? अगर सेम चीज़ आप मान के चलो, अगर मम्मा कहीं पे काम कर रही हैं, वहाँ पे आप मान के चलो कोई होटल में अपना वो एज अ शेफ़ काम कर रही हैं, वो अपना सर्विस दे रही हैं, तो उनको तो सैलरी मिल रहा है, उनको तो, या चलो उनका अपना रेस्टोरेंट है तो वो तो पैसे कमा रही है। लेकिन वही अगर आपकी मम्मा घर में खाना बना रही है तो उनको पैसा मिल रहा है क्या? पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है आपका इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में हम लोग बांटे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टर्म्स में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टर्म्स में, है कि नहीं। देखिए अब मेरे को ये बताइए, जैसे फादर ऑफ तो आप लोग बता दिए, फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, सॉरी मॉडर्न इकोनॉमिक्स नहीं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है कि नहीं। तो इनका बुक अभी तक कोई नहीं बताया, अभी भी वेटिंग कर रहे हैं आप लोग का आंसर सर। आप लोग बोलिएगा सर आप तो भूल गए, बोलते नहीं हैं इतना जल्दी। बताइए, कोई नहीं, लिख लीजिए इसको, शायद बुक में नहीं हो। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम्स, क्या? हाँ है, चलिए पूरा नहीं है, पूरा बुक का नाम हम तो बताए थे आपको। हाँ, एन इंक्वायरी इनटू, क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉजेज़ ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये पूरा एक कॉजेज़ ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये खुद में ही एक सेंटेंस है ये, ठीक है। अब इतना कुछ याद कर रहे हो आप, लॉ में इतना बड़ा बड़ा टर्म्स याद कर लो, इसको याद कर लो, है कि नहीं, ठीक है। हो गया, देखिए
आगे बढ़ते हैं। तो एक जो बिज़नेस का होता है, ये देखिए, अब बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी आपको बताए थे, क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी? बस एक्सचेंज ऑफ मनी, या मॉनेटरी एक्सचेंज बोल लो आप, मॉनेटरी एक्सचेंज। तो बिज़नेस जब भी होगा मॉनेटरी एक्सचेंज के टर्म्स में होगा, है कि नहीं? ठीक है, ये देखिए, अब आज के टाइम में आप कोई भी सर्विस लेते हो, जैसे आप मान के चलो बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये जो भी सर्विस या जो भी गुड्स आप खरीदते हो, वो सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। जैसे आप यहाँ पे आए, आप यहाँ पे एडमिशन कराया आपने, आपका मेन मोटिव है आपको सीए बनना है, इसीलिए आप आगे सीए फाउंडेशन में क्लासेस ले रहे हो। तो एक बार सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया, फिर आपका गोल क्या है? इंटरमीडिएट क्लियर करना। तो फिर उसके लिए फिर आप लोग क्लासेस देखोगे, उसका फिर आप क्या बोलते हो, उसके बाद फिर आपके मम्मी पापा आपको फिर पैसे देंगे। तो ये पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। जो भी आप सर्विस ले रहे हो, जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज आप अवेल कर रहे हो, वो सारा का सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, और हम अपना ये चैप्टर में अगर आप देखो यहाँ पे, तो इट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब कंप्लीट हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो पहले मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिफरेंस क्या है। उसके बाद फिर हम अब देखेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो कंसर्न है हमारा, हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे ही कंसर्न है हमारा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप जाओगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी सर्विस दोगे। भैया सीए हो, सीए फ्री में सर्विस देने लग गया तो हो गया, है कि नहीं? आज के टाइम में कोई भी सीए फ्री सर्विस नहीं देता है, कोई भी सर्विस फ्री में नहीं देता। ठीक है, और इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है, ये पता है किससे डिराइव्ड है? क्या क्या बोले? सही बोले, सही बोल रहे, थोड़ा जोर से। कोई बात नहीं, इकोनॉमी है कि नहीं? और इकोनोमिया का मतलब ये बताइए। बहुत बढ़िया, ये हाउस होल्ड है। ये पता है कौन सा टर्म है, कहाँ का टर्म है? इंडिया का तो नहीं, ग्रीक का टर्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होगा आपका, देखिए सारा सभी कुछ लिखा हुआ है। वॉट डू यू मीन बाई इकोनॉमिक्स? सो द टर्म इकोनॉमिक्स हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम द वर्ड इकोनॉमिया, जो ग्रीक वर्ड है विच मीन्स हाउस होल्ड। और ये भी याद रखिएगा टिल 19th सेंचुरी। अगर ये 19th सेंचुरी में बोले तो इसका ड्यूरेशन क्या होगा? आप थोड़ा कोई मेरे को बताएगा किसका हिस्ट्री स्ट्रांग है? क्या 1800? मतलब मेरे को पीरियड बताइए, मतलब ईयर, जैसे ईयर होता है ना, ईयर 1800 टू सॉरी 1800 टू 1899, ये हो गया आपका 19th सेंचुरी। ठीक है, तो ये है मेरा 19th सेंचुरी। इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर 19th सेंचुरी बोल रहा है तो 1900s में ही होगा, ये 1800s में ही होगा। ठीक है, तो टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी, अभी पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है बताइए? जो इकोनॉमिक्स मेरा पार्ट था वो कंप्लीटली गवर्न होता था बाय द पॉलिटिकल पावर। और ये पॉलिटिकल पावर क्या है? आज के जो आपके एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, ये तो पता है ना, एमपीज़ एमएलए, पॉलिटिशियन, इन शॉर्ट पॉलिटिशियन। थोड़ा एमपी एमएलए मतलब बहुत ज़्यादा, सर वो आप बोलोगे सर सिविक्स में क्यों जा रहे? सिविक्स तो था ही नहीं हमारे। चलो ठीक है, सिविक्स में नहीं जा रहे। पॉलिटिकल पावर मतलब पॉलिटिशियंस। ठीक है, तो द बुक नेम्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ का बुक का नाम था। ठीक है, ये एडम स्मिथ के बुक का नाम था। ठीक है,
पे दो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं। एक, ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड बॉन्ड्स, और द मीन्स टू सेटिस्फाई दिस लिमिटेड बॉन्ड्स आर रिलेटिवली स्केर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई बताएगा? ह्यूमन बीइंग्स, हाँ बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इससे एक वर्ड इन्होंने जो बोला एकदम 101% सही बोला। तो इससे एक वर्ड निकल के आया मेरा, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब क्या है? इसको स्कैर्स में बोलते हैं। बोले सर ये तो आप यही लिखते हैं, लिमिटेड और इनसफिशिएंट, ये वर्ड का मीनिंग है। ठीक है, ठीक है। अब इसका अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ, स्कैरसिटी इज़ अ सिचुएशन। ठीक है, अगर चाहो तो लिख लो, याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। Scarcity is a situation or a condition where we are not able to have or buy all the goods and services we want because the resources are limited. बस, बहुत बढ़िया। बुक में नहीं मिलेगा ये, बुक में ढूंढने बुक में नहीं मिलेगा ये। थोड़ा एक्स्ट्रा ही देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा where we are not able to have, where we are not able to have or buy all the goods and services we want because the resources are limited. ठीक है, तो इससे है ना, अगर इसको मैं बोलूँ, इसको मैं तोड़ूँ स्केर्सिटी को, इससे मेरा एक और टर्म निकल के आता है। हो गया आप लोग का ये? हो गया? बढ़िया। तो स्केर्सिटी को अगर मैं तोड़ूँ तो इससे एक और टर्म निकल के आता है मेरा। आप बोलोगे सर ये सब क्या पढ़ा रहे हैं? ये सब है, ये सब है, बट मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा, ये समझने में ज़्यादा इजी होगा, इससे आप जल्दी समझ जाओगे। इसीलिए ये सारे टॉपिक्स बाद में आपको मिलेंगे, लेकिन अगर अभी समझ जाओगे तो बाद में मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। करूँगा उस टाइम पे भी, लेकिन ठीक है, अभी अभी साथ साथ समझ जाओगे तो ज़्यादा बेटर है। अभी ये बताइए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? सुना है कभी? बताइए। हम्म, ठीक है, बहुत सही। ये कहाँ आपने बुक में पढ़ा है? बुक पढ़ लिया? क्लास 12? मतलब कोई एक है जो मतलब क्लास 12 को बुक अच्छे से पढ़ के आई है कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? ये वो होता है, जैसे इन्होंने बहुत सही एग्जांपल दिया था। अगर सपोज़ आपके पास जैसे दो ऑप्शंस है, लेज़ का या बुक का, लेकिन आपके पास सिर्फ अज्यूमिंग इसका भी 100 रुपये दाम है, इसका भी 100 रुपये दाम है, लेकिन आपके पास जो आपको पैसे मिले घर से वो सिर्फ 100 रुपये के हैं। या तो आप कुछ प्रॉपर यूटिलाइजेशन में लगाओ। अभी मैं पूछूंगा तो सब आप लोग बोलोगे सर बुक ही खरीदेंगे,
बुक ही खरीदेंगे, लेकिन अंदर थोड़ी पता है भाई बुक तो कौन पढ़ता है इतना मोटा मोटा बुक, इसीलिए लेज़ी खरीदेंगे। तो अगर आपके पास 100 ही रुपया है तो आपको डिसाइड करता है कि आपको क्या आपको चाहिए, क्या सेटिस्फैक्शन आपको डिराइव करना है। आपको बुक लेना है, पढ़ाई करना है, या आपको आपका होता है ना बेली का जो सेटिस्फैक्शन है, अपना ह्यूमन सेटिस्फैक्शन है वो पूरा करना है। ठीक है, तो अगर जैसे उन्होंने बोला कि बुक लेते हैं, तो अगर आप बुक लोगे तो आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा वो लेज़ हो जाएगा। सो लेज़ विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, समझ में आया? किनको नहीं आया बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बताएंगे। बोलिए बोलिए सर, आ गया पक्का? चलिए, तो तो अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख देते हैं ताकि आप लोग को लगना नहीं चाहिए सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन आइटम ओवर अनदर। ठीक है, एक नोट में डाल के ये लिख लीजिएगा, इट हेल्प्स अस इन मेकिंग better and smarter decisions। ठीक है, हो गया हो गया डन। चलिए, तो आप बोलेंगे सर आप आपको कैसे पता कि हम लोग को समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बिना बुक देखे, ठीक है, बिना बुक देखे बताना है आंसर। चलिए, अभी तो एक ही है तो बता सकते हो आप लोग, थोड़ा जोर से बताइए। एडम स्मिथ का बुक का नाम अभी जस्ट पढ़ा है, पूरा सेंटेंस, पूरा सेंटेंस मुझे चाहिए बिना देखे, थोड़ा जोर से सर, बिना बुक देखे। क्या? अच्छा, वेल्थ ऑफ नेशन लास्ट में, बहुत बढ़िया। और अच्छा, वेल्थ ऑफ नेशन 1776, उसके आगे का वर्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, 1776 ईयर भी याद कर लीजिए। फिर आपको आपको एक सिचुएशन दे रहा है, ठीक है, एक सिचुएशन दे रहे हैं, उसको आपको एनालाइज करना है कि ये स्कैर्सिटी का सिचुएशन है कि ये अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट का सिचुएशन है। ठीक है, अब पता चलेगा कितना आप लोग को समझ में आया।
हम्म, तो राज's father gave him 200 rupees. तो राज wants to buy, चलो ठीक है 20, तो इसको है ना थोड़ा इसका अमाउंट इंक्रीज़ कर देते हैं। 200 के रुपए में आज के टाइम पे ऐसा कुछ मिलने नहीं वाला, इसका अमाउंट थोड़ा इंक्रीज़ करके 1.5 लाख कर देते हैं, ठीक है। मेरे को पता है आप लोग खुश मत होइए, आप लोग को इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, वो सी मिलने के बाद ही आप लोग को मिलेगा अपने घर से, आप घर से क्या आपको कंपनी से मिलेगा डायरेक्ट। तो राज वॉन्ट्स टू बाय, ये सारी चीज़ें देख लीजिए, आईफोन, मैकबुक, सभी कुछ चाहिए उसको, मैकबुक और आईपैड, ठीक है, तीनों चीज़ चाहिए इसको। हाँ, इसको तीनों चीज़ चाहिए, और इसका मैं प्राइस बता देता हूँ। जैसे प्राइस ऑफ आईफोन 30,000, मतलब इसके पास है ना दो दो ऑप्शन है आईफोन खरीदने के। एक आईफोन, फर्स्ट आईफोन का दाम 30,000 है, सेकंड आईफोन का दाम 50,000 है, ठीक है। फिर प्राइस ऑफ मैकबुक, प्राइस ऑफ मैकबुक है 50,000। चलो मैकबुक 50,000 बहुत कम हो गया, इसको 1 लाख कर देते हैं, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। ये 100K है, मतलब 1 लाख, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा इसको। चलिए, और फिर प्राइस ऑफ आईपैड, प्राइस ऑफ आईपैड है 33, चलो ठीक है 30K, 30K कर नहीं, 20 कर देते हैं इसको, आईफोन से कम ही रहता है 20K। अब बताइए मेरे को आपका क्या डिसीजन होगा, राज को क्या क्या खरीदना पड़ेगा, और ये सिचुएशन क्या होगा, स्केर्सिटी का होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का होगा। बहुत बढ़िया, कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा? क्या? ये आपका ऑप्शन है, लेकिन इसके पास तो सिर्फ 1.5 लाख है। क्या बताइए? सेकंड वाला फ़ोन लेगा वो, सेकंड वाला फ़ोन नहीं लेगा। हाँ, सिर्फ फ़ोन के केस में अपॉर्चुनिटी, तो ये पूरा सिचुएशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की है, कि 1.5 लाख तो इसके पास पहले से ही है, 1.5 लाख इसके पास है, तो ये 30,000 का आईफोन लेगा, फिर 1 लाख का मैकबुक लेगा और 20,000 का आईपैड लेगा, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन आपका है, ये सिचुएशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, ये देखिए ये वाला डेफिनेशन एक देख लीजिए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस बाय व्हिच द रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई द competing अनलिमिटेड wants ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स इन अ सोसाइटी, ठीक है। इसका मतलब, सॉरी आवाज़ नहीं आया, कुछ बोल रहे हैं? अच्छा आप पढ़ रहे हैं, अच्छा मेरे को लगा कुछ बोल रहे हैं। बताइए क्या पढ़ के आप लोगों को समझ में आया? Economics is the study of processes by which the relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of a human beings in a society. हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये बोल रहे हो स्केर्सिटी लिमिट, स्केर मतलब सॉरी, जो रिसोर्सेज है वो स्केर्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया। रिसोर्सेज जो हमारे हैं वो स्केर्स है,
प्रोसेस है। इकोनॉमिक्स वो प्रोसेस होती है सर जिसमें हम लोग लिमिटेड ह्यूमन वांट्स को एलोकेट करके लाइक जो पर्टिकुलर वांट रहेगा उसके हिसाब से रिसोर्स को एलोकेट करना। यहाँ पे अगर एक वर्ड हम लिखें, सहमत है आप लोग? ये वर्ड पढ़े हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका हम बेस्ट से बेस्ट कैसे यूटिलाइज करें, है ना, उसको हम इकोनॉमिक्स बोलेंगे। वो उसका जो स्टडी है वो एक इकोनॉमिक्स है। ठीक है, बताइए किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या सर, पक्का? चल, तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बहुत ही नैरो डेफिनेशन है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, उनका ये मानना है कि जो डेफिनेशन जो हमारा पहले से चला आ रहा था, ये बहुत ही नैरो टर्म्स में है। ऐसा थोड़ी है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको मुकेश अंबानी जी का बोलूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, एक यही है हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं यही मानता हूँ। तो हमारे पास जैसे जो सर मुकेश अंबानी है, इनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है कि नहीं? इनके पास क्या वांट्स, क्या नीड्स, कुछ नहीं है, इनके लिए सब नीड्स है। ठीक है, इनके पास एरोप्लेन क्या बोलते हैं नीड है, इनका क्या उसको बोलते हैं, एयरक्राफ्ट जो होता है उनका पर्सनल एयरक्राफ्ट, वो उनके लिए नीड है। जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी इनके लिए नीड है। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो वांट से भी ऊपर है, आप मान भी जाओ। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स का ये बोलना है कि सबका नीड जो होता है वो सेम नहीं होता, पहली बात, और सबका वांट जो होता है वो सेम नहीं होता। जो आपके लिए नीड होगा वो शायद मेरे लिए वांट होगा, और जो शायद मेरे लिए वांट होगा वो आपके लिए नीड होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर मेरे पास पेन टैब, क्या बोलते हैं, मेरे पास पेन टैब नहीं रहा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा आप लोगों को, तो ये मेरे लिए नीड है। तो आप लोगों को तो पेन टैब है नहीं, आप लोग क्या, आप लोगों को बैठ के सुनना है, लिखना है अपने कॉपी में, तो आप लोग के लिए नोटबुक अभी वो नीड होगा, लेकिन मेरे पास नोटबुक का नीड नहीं है। ठीक है, चलिए। तो यही जो इकोनॉमिक्स बता रहे थे कि जो इकोनॉमिक्स से जो डेफिनेशन दिया हुआ था बहुत ही नैरो फोकस रखता है। ठीक है, नैरो फोकस और ऑन यूजिंग द रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, ये देखो ये वाला लाइन पढ़ो यहाँ पे, इट इज़ इनकम्प्लीट एज इट ब्रिंग्स टू आवर माइंड द पिक्चर ऑफ अ सोसाइटी। इसको मिटाई देते हैं पहले, the picture of the society with fixed resources, skills and productive capacity, deciding on what kinds of goods and services it ought to produce। ठीक है, इसका मतलब वही है कि जो मेरे सोसाइटी का जो नीड रहेगा उसी को प्रोड्यूसर्स लोग ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर आप बोलोगे सर तो इनोवेशन वगैरह क्या है, इनोवेशन तो फिर होगा ही नहीं फिर इकोनॉमी में, जो ज़्यादा नीड है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे मान के चलो फ़ोन का तो इनोवेशन कैसे हुआ, क्योंकि किसी किसी को रिक्वायरमेंट था, जैसे कोई दूर जाता था तो पहले टेलीफोन का हुआ। मोबाइल का एवोल्यूशन पढ़े आप लोग, देखें कैसे फ़ोन इवॉल्व हुआ। पहले था एक वायर के थ्रू कनेक्शन था, एक कप लगा के कान में से सुनो, कान में से बोलो, वैसे देखे आप लोग? नहीं, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन फ़ोन। उसको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं पर्टिकुलर मतलब अच्छा, आप लोग की तरफ वैक्यूम के थ्रू होता है। वैक्यूम के थ्रू होता था, बिल्कुल सही। तो वैक्यूम के थ्रू होता था, मतलब आप एक वायर एक है, जितना लंबा आप ले जाओ, दो साइड से कप बना हुआ है, और आप इधर से बोलो वो ऐसे कान लगा के सुनेगा, तो उसको सुनाई देगा, वैसा वो था पहला। उसके बाद फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, उसके बाद फिर आया टेलीफोनिक फ़ोन, टेलीफोन्स। उसके बाद फिर आया टच, वो एंटीना वाला फ़ोन। आप लोग नहीं देखोगे एंटीना वाला फ़ोन, मेरे को पता है, लेकिन हम देखे एंटीना वाला फ़ोन, ऐसे निकाल के एंटीना से ऐसे कॉल करके ऐसे बात करते हैं। बहुत सारे आर्मी वाले बेस यही यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इवॉल्व हुआ आपका कीपैड। उसके बाद फिर आया, उसके बाद तो फिर रिवॉल्यूशन अभी भी लगा हुआ है। अभी देखना बहुत टाइम पे ऐसे आएगा कि अभी भी है, ऐसा है फ़ोन कि आपके फ़ोन में एक बग लगा हुआ रहेगा यहाँ पे।
आप ऐसे करोगे तो ये पूरा आ जाएगा आपके हाथ में। ये मैंने देखा ऐसा, अब पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, बट मैंने देखा। यहाँ पे एक बग एक जैसा घड़ी में लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे आप ऐसे करोगे तो आपके हाथ में आ जाएगा वो फ़ोन, आप ऐसे डायल करो, ऐसे ही से कॉल लगेगा। सोचो कितना एडवांस हो रहा है। और फिर पता नहीं फिर आने वाले टाइम में क्या ही होगा। आने टाइम में तो फिर सामने से आप अब जाके मतलब टाइम मशीन का भी इवॉल्व लग रहा है मेरे को हो जाएगा। वो भी एक टाइप का नीड, वो भी एक टाइप का फिर नीड हो जाएगा लोगों के लिए। जाके फ्यूचर में फ्यूचर घूम के आते हैं, जाके पास में डायनासोर से मिल के आते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए, वी फाइंड दैट द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमीज हैज़ ग्रोन ट्रेमेंडसली एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग। यहाँ पे एक और लाइन में लिख लीजिए, एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। क्योंकि अगर सपोज आप मान के चलो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी नीड्स बढ़ेगी। जैसे अगर मैं बोलूँ, लिख दे रहा हूँ मैं अच्छे से, डॉक्टर नहीं हूँ मैं, बट ये थोड़ा पेंट है, थोड़ा ठीक से काम नहीं करता। एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था, हाँ, जैसे विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन, आपको पता है जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा रिसोर्सेज पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। छोड़िए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पॉपुलेशन जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, जो रिसोर्सेज पे है उस वो मेजरली इफेक्ट होगा। कैसे? या मेजरली हिट होगा। क्यों? क्या? बहुत सही, ज़्यादा यूज़ होगा और मोर यूसेज और ठीक है। अनवांटेड जॉब्स लाइक जो चीज़ नेसेसरी नहीं है उसको भी लेके रख लेते। कैसे? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सर आपको मान के चलिए आपको ज़रूरत बाइक का है, आपका वो काम बाइक का मतलब बाइक से पूरा हो सकता है, लेकिन आप कार खरीद के रख रहे हैं तो एक वो भी हो सकता है। वो तो है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोल की चीज़ होती है। आप मान के चलो, देखो अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैं सीए हूँ, सीए क्वालिफाइड, मैंने सीए क्वालिफाई कर लिया, मेरी कंपनी में जॉब लगी, 10 LPA हो गया मेरा। तो अभी मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूँ? मैं एक बाइक अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मेरी सैलरी बढ़ के 20 LPA हो गई। रूट वही है, मेरे को जाना वही है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अब इसमें एक छोटा सा कार, मतलब आप बोल दो वेन्यू। जैसे हम यूज़ का नहीं बोल रहे, जैसे यूज़ नहीं है आपको, लाइक आपका डेली अकोमोडेशन वैसा है कि फिर भी आप लेके रख रहे हैं। अच्छा, अच्छा, मतलब आप होल्ड करके रख ले रहे हो, होल्डिंग करके सब। ठीक है, बोल दो। ठीक है, एक ये भी जो आपने बताया ना, वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे भी जाता है। सपोज़ मेरा ये 30 LP है, 30 LP हो गया, ये बढ़ते बढ़ते सपोज़ ये 1 CR हो गया आनम। ठीक है, आपको लगता है अगर क्या बोलते हैं मेरे पास 1 CR आनम होगा तो मैं बाइक से घूमूंगा या इससे घूमूंगा? बिल्कुल नहीं। स्टैंडर्ड है भाई, ऑडी चाहिए या BMW चाहिए, नहीं तो होगा ही नहीं। बिल्कुल, ये सब फैक्ट है। आप अभी आप ऐसे को लग रहा है ना, अब जब बाहर जाओगे, जब वर्क करना शुरू करोगे, आपको लगेगा खुद से ही यार मेरी स्टैंडर्ड ही नहीं है। जहाँ पे मैं जैसे अनअकैडमी में एज अ फाइनेंशियल हेड क्या बोलते काम कर रहा था, तो वहाँ पे सभी लोग बाइक से आते थे, बट मेरा क्या था कि
मैं सिर्फ ऑटो से जाता था, क्योंकि हमारे जो सर थे, जो मैनेजर थे, वो खुद ऑटो से आते थे। तो ठीक है, उनका तो चलो ठीक है, उनका मैं बोल ही नहीं सकता, वो एकदम बहुत बड़े एक्सेप्शन थे इसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के। इवन इफ उनका पैकेज वो समवेयर अराउंड 50 लाख का, लेकिन फिर भी वो इतना सिंपलिसिटी में रहते थे, उनका मैं बात ही नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे जैसे आपका अगर इनकम इंक्रीज़ होगा ना, आपको स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपना। आपको लगना चाहिए जो सब लोग बोले कि हाँ ये सर है, ही इज़ आवर बॉस, ही इज़ आवर मैनेजर, ठीक है। तो इसीलिए आपका स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग। इवन इफ स्केर्सिटी इज रिसोर्स, लाइक वो रिसोर्सेज आर स्केर्स, कोई मतलब नहीं है, हमें भैया चाहिए या नहीं चाहिए। फिर इकोनॉमिक्स से यहाँ पे इकोनॉमिक की केमिस्ट्री और होगी। बस एक्सेप्शन सभी जगह है। कैसे एक्सेप्शन? ये सभी जगह है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, जैसे पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो रिसोर्सेज मेजरली हिट होगा। और अगर आप ये पढ़े होंगे थोड़ा सा भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़े हैं आप लोग? क्या होता है? बहुत बढ़िया, यस, एग्जैक्टली, बिना ये इन्वायरमेंट को हाँ। एग्जैक्टली। आप रिसोर्सेज का कैसे लिमिटेड यूज़ करोगे, ठीक है, लिमिटेड यूसेज ऑफ रिसोर्सेज, जिससे आपका जो सेटिस्फैक्शन है मीटिंग द नीड्स ऑफ पीपल, मीटिंग द नीड्स ऑफ current generation, keeping in mind the about the future generation. एक सेकेंड, ठीक है। तो ये देखो, अगर मेरा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो इसीलिए ना, आज अगर अभी आप देखोगे तो जो मेजरली प्रोडक्शन हो रहा है वो ईवीज़ का हो रहा है। क्यों हो रहा है ईवीज़ का? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ISA सुना है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बस सुने भी है तो मेरे को चल जाएगा। सुने हैं ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस? हाँ या ना? हाँ या ना बोल दीजिए कम से कम। नहीं, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, और इसका जो क्या बोलते हैं, जो इसको इंडिया ही फ्रेम किया है, मतलब इंडिया इसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। इसको इंडिया इंट्रोड्यूस किया है। इसका ये है कि जो हमारा जो कार्बन जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में, उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे अभी हमारा हमारा बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो अर्थ का टेम्परेचर है 2.5 डिग्री सेल्सियस एवरी ईयर से बढ़ रहा है। टेम्परेचर वैसे ही इम्पैक्ट हो रहा है। इस साल का गर्मी तो देख ही लिया, रिकॉर्ड तोड़ा है इस साल, है कि नहीं? पहली बार देखे हम धनबाद में 45 डिग्री पहुँचते थे, 45 डिग्री। कभी एक टाइम पे ये सेम जो था, ये 47 डिग्री था, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट, और ये 45 डिग्री सिर्फ इंडिया में है। और जो हाईएस्ट जो पहुंचा है आई गेस 53 है कुछ, 53 या नहीं 53, 55 कि 57 है क्या, 57 है ऐसे। तो इसीलिए अब कैसे ट्रांजिशन कर रहे हो, देखो पहले क्या था कि जो पॉल्यूशन जो इमिट करने वाले व्हीकल्स हैं, उससे क्या हुआ, वो अब सब्स्टिट्यूट हो रहा है ईवीज़ में, ठीक है। बजट देखा किसी ने कल का? सुना थोड़ा भी? क्या देखा आपने, क्या सुना? बस मेरे को बस वही बताओ, क्या सुना क्या देखा? मेजर चेंजेस है सर, टेक्निकल स्कीम के लिए 40% बजट बढ़ गया है। फिर बाकी को वैसा ऐसा कोई चेंज नहीं है, स्लैब में चेंजेस है थोड़ा सा। अब 5 to 7 लाख टैक्स स्टार्ट हो गया, 5 to 7 लाख। 7 लाख पहले से ही था, लास्ट ईयर से 7 लाख, 7 लाख था यार। हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं 7 लाख से।
क्या हो, अब पहले क्या था, आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था जो एक एम्प्लॉय को मिलता था, मेरे को पता है थोड़ा सा ओवर है, बट ये वाला बजट का पार्ट है हमारा। बजट इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, फिर मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बजट का रेफरेंस लेके पढ़ाऊँगा। ठीक है, जो बजट का जो हमारा चैप्टर है, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले हमारा 50K मिलता था, इसको बढ़ा के 75 हो गया। ठीक है, इवन इफ आपका सैलरी 10 लाख है, इवन इफ आपका सैलरी 20 लाख है, आपको यही मिलेगा। ठीक है, इवन इफ आपका सैलरी 1 लाख, ठीक है, आपको यही मिलेगा 75,000। और एक वो दूसरा ऑप्शन था सर, वो 2.5 लाख वाला स्टैंड वाला, क्या 2.5 लाख वाला? 2.5 लाख तक मतलब जिसमें बताया कि जिसमें LIC वगैरह में सबका छूट मिलता अच्छा, है। वो आप ओल्ड टैक्स न्यू टैक्स रिजिम का बात कर रहे हो, वो दूसरा ही है। इसीलिए ना इसीलिए बोल रहे हैं सीए कुछ भी फ्री में करके नहीं देता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब ये होता है, जैसे पहले क्या होता था ना, एक एम्प्लॉई को बहुत सारे खर्चे मिलते थे, जैसे घर का खर्चा, हाउस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस। ठीक है, फिर आप मान के चलो एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सब सारी चीज़ें मिलती थी, जो ये आपका सैलरी का पार्ट होता था। जैसे अगर मैं 10 लाख का जो सैलरी का ब्रेकअप, 10 लाख सैलरी बता रहा हूँ, तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती थी। तो उसमें गवर्नमेंट क्या बोलती थी कि ठीक है, आपको सैलरी इतना मिल रहा है, तो जो आपके ये सारे अलाउंसेस है, हाउस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, उसका आप डिडक्शन ले लो। ठीक है, मतलब आप उसको अपनी सैलरी से रिड्यूस कर दो। एक आपने सुना होगा बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस, ये सुना है? ये अकाउंट्स का पार्ट था, बता रहे सर, अकाउंट्स का पार्ट था ये। नहीं कर रहे? नहीं पता? नहीं? अच्छा, चलिए। तो किसी का अगर सैलरी का ब्रेकअप देखिएगा, कोई नहीं, इसलिए आप लोग इंटरमीडिएट में भी देखिएगा, हम थोड़ा सा आपको एक ग्लिम्स दे रहे हैं कि सैलरी में है ना, सैलरी का बेसिक होगा, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंसेस, फिर ये सारे अलाउंसेस, हाउस अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस। ठीक है, तो पहले गवर्नमेंट क्या बोलती थी कि आपको इसका रिडक्शन हम दे देंगे, लेकिन अब फिर थोड़े टाइम के बाद गवर्नमेंट रियलाइज़ की कि कुछ ज़्यादा ही होने लगा कंपनी लोगों का। कंपनी लोग टैक्स का भी ऐसे इवेशन कर रही थी, और जो रिटर्न फाइल हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा रिडक्शन, बहुत ज़्यादा ये लोग क्लेम कर ले रहे हैं। आप सोचो, अगर आप 140 करोड़ का आबादी है, उसमें से अगर 10 करोड़ लोग भी अगर वर्क कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रहा है, तो ये वाला तो कैसे गवर्नमेंट करेगी तुरंत असेसमेंट? इसीलिए बहुत लंबा लंबा टाइम लग जाता था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आपको जितना सैलरी मिल रहा है आप रखो सैलरी, हम आपको एज एन ओवरऑल 50,000 का डिडक्शन दे देते हैं। आपको ये सारी क्लेम नहीं करने की जगह आप सिर्फ ओवरऑल पूरा ले लो, इवन इफ आपका ये तीनों मिला के आपका 30,000 हो रहा होगा, लेकिन हम आपको 50,000 दे रहे हैं। तो इसका जो लिमिट है इसको बढ़ा के 75 कर दिया है। ठीक है, इसको आप डिटेल में आप लोग इंटरमीडिएट में टैक्स के चैप्टर में पढ़ोगे, अंडर सैलरी, बहुत ही डिटेल। अभी तो पहले फाउंडेशन ही क्लियर करो आप लोग, है कि नहीं? मेरा मेन मोटिव तो फाउंडेशन क्लियर करवाना है आप लोग को। ठीक है, चलो। तो हम थे यहाँ पे सस्टेनेबल वाले में। ठीक है, हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक मेरे को ये बताइए, सपोज एक ये भी चीज़ आपको जानना बहुत ही नेसेसरी है, जो इकोनॉमिक्स बोलते हैं आज के टाइम में, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैनॉट बी इंश्योरिंग, नहीं, कैनॉट इंश्योर, study of economics cannot ensure that all the problems of economy can be solved. क्यों? रीज़न बताइए। Study of economics cannot ensure that all the problems of economy can be solved.
बिकॉज ऑफ, ठीक है, और रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत लो है, लिटरेसी रेट लो है। इसका ये मतलब है, सपोज अगर मैं बोलूँ ये आप लोग हो, आपका हेडेक हो रहा है, ठीक है, आप कोई मेडिकल शॉप में गए, ठीक है, मेडिकल शॉप में गए, वहाँ पे शॉपकीपर है, उसको पता ही नहीं है हेडेक का कौन सा दवा देना है, उसने आपको मान के चलो ये मेडिसिन दे दी आपको, विटामिन सी दे दी, उससे आपको क्या लग रहा है, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा? अगर जब तक इसको प्रॉपर नॉलेज ना हो कोई चीज़ की, जो जो आपको मेडिसिन आपको दे रहा है, क्या आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा? बताइए, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का है, उसका उन लोगों का ये कहना है, जब तक आप राइट पर्सपेक्टिव, मतलब राइट पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब पता है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। अगर राइट पर्सपेक्टिव से अगर प्रॉब्लम्स को नहीं देखोगे, राइट पर्सपेक्टिव से अगर प्रॉब्लम को नहीं देखोगे, सॉल्यूशंस कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा हिंदी मेरा अच्छा है, सॉल्यूशंस कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका यही मतलब है कि जब भी आप इकोनॉमिक्स में कोई भी डिसीजन लेते हो, इट शुड बी विथ रिगार्ड्स टू द इंटायर इकोनॉमी एज अ होल, और उसका जो बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उसको एडियर करते हुए, ये मुझे पता है प्रॉब्लम्स आगे हम पढ़ेंगे, तो मेरे को बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है बताइएगा? क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाँ, बहुत बढ़िया। पता है एक और भी इसमें है, क्या बोल रहे हैं? वाई, यहाँ पे एक प्रोविजन है, व्हाट प्रोविजंस, व्हाट प्रोविजंस विल यू मेक टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट। आपको है ना एक छोटा सा एक और चीज़ मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख रहा हूँ ना, ये सारी बेसिक चीज़ें मेरे को लगता है आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर मैं प्रोडक्ट्स लिख रहा हूँ तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आएंगे। प्रोडक्ट इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ गुड्स को यहाँ पे केटर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सर्विसेज भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना कि आप लोग देखना मैं गुड बोल रहा हूँ या प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, study of economics will enable us to develop an analytical approach which will help us in understanding and analyzing a wide range of economic issues. So it would also provide us with a number of models and frameworks that can be applied in different situations, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे, the tools of economics assist in choosing the best course of action, मतलब ये वाला लाइन आपका, अगर इसका मैं मीनिंग यहाँ पे बोलूँ क्या, हाँ, या तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल लो या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोल लो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तभी होगा जब मेरे पास दो ऑप्शन रहते हैं, दो चूज़ करने के लिए रहता है, लेकिन अगर मेरे पास है ही नहीं ऑप्शन तो इसीलिए बेस्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं? चलिए, तो ये देखिए यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स इसका है ना, इसका पर्सपेक्टिव देखिए। इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में इसका है, ये देखिए है क्या, चलो ये वाला कंटेंट वाला नहीं है यहाँ पे। हाँ, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स का डिफरेंसेस भी हम देखेंगे, ठीक है। एक डिफरेंस बताइए, बार बार वही पूछ रहे हैं, लेकिन वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या क्या कौन सा नैरो टर्म है? बहुत बढ़िया, चलिए याद रह रहा है मतलब आप लोगों को। अब ये देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स मे बी डिफाइंड एज अ यूज़ ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजंस, ठीक है, इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्केर्स रिसोर्सेज। और बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। अगर कल को मैं वर्ड यूज़ करूँ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स और डेफिनेशन दे दूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम्स के सारे आंसर सॉल्व कर रहा हूँ, देख लेना आप। जो टेस्ट होगा आफ्टर जो भी चैप्टर्स का मैं पढ़ाऊँगा, मैंने पहले ही बोला है, उसके बाद मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है। तो सारे मैं आपके टेस्ट के आंसर्स का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स नहीं, और सारा क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव तो है ही नहीं इकोनॉमिक्स। अगर मैं फिल इन द ब्लैंक्स दे के आपको 4 ऑप्शन दे देता हूँ, अगर मैं आपको मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दे के 4 ऑप्शन दे दूँ, ट्रू, फॉल्स, डोंट नो या पढ़ाई नहीं की हमने, ठीक है। तो फिर इसीलिए आप लोग को हमेशा वो चीज़ याद रखनी है। ये वाला बोलते हैं कि चलो ठीक है पेपर इज़ सब्जेक्टिव, लेकिन थोड़ा सब्जेक्टिव नॉलेज भी रखना चाहिए, अच्छा है, अच्छा रहता है। और मैं करवाऊँगा उसका चैप्टर 10 में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। तो मे बी चैप्टर 2 के बाद हम डायरेक्टली चैप्टर 10 में जंप करेंगे। नहीं ठीक है, वो चैप्टर 6 नेचुरल इनकम के बाद ही होगा, क्योंकि उसमें कुछ टर्म्स है जो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो चैप्टर 6 या चैप्टर 7 के बाद हम चैप्टर 10 करेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, एक और है जॉल्डीन, ठीक है। जॉल्डीन एक दूसरे इकोनॉमिस्ट जिन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ठीक है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स एज इट इंक्लूड्स application of selective quantitative techniques such as linear programming, regression analysis, capital budgeting, break-even analysis and cost analysis। ये सब का मतलब क्या है? ये सब का सिंपल मीनिंग है, जो ये इसका पूरे का पूरा मीनिंग है, ये कम्प्लीटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर आता है जो मेजर कर सकें हम, विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड। ये क्वांटिटेटिव जो देख रहे हो ना, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, तो ये सारी टेक्निक्स है। लीनियर प्रोग्रामिंग आप मैथ्स में पढ़े होंगे, आप लोगों को ज़्यादा बेटर अच्छे से पता होगा, ठीक है, क्योंकि मैं मैथ्स में नहीं जाना चाहता। आप लोगों को पता है लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, कैपिटल बजटिंग ये आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, ब्रेक इवन भी आपका अकाउंट्स का है, कॉस्ट एनालिसिस भी अकाउंट का है कि नहीं। तो मैं विनय सर या प्रमोद सर के डोमेन में नहीं जाना चाहता, वो आप उनसे पूछिए, ठीक है। लेकिन मेरा सिर्फ यहाँ पे ये मोटिव है कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, इन शॉर्ट विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे ये बताया आपको, एक 2 टाइप का इकोनॉमिक्स का ये होता है,
एग्रीगेट लेवल पे। पता है इसको क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया। और इसको बोलते हैं मैक्रो। ठीक है, ये मैक्रो होता है इंडिविजुअल लेवल का, और जो एग्रीगेट लेवल का होता है ये मैक्रो होता है। तो मैक्रो का क्या है बताइए मेरे को थोड़ा सा बताइए। Microeconomics is that branch of economics that studies the behavior of a single individual. सिंगल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, सिंगल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब एक ग्रुप को भी उसको बोलेंगे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स Economy as a whole. वेरी गुड, इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो ये देखिए, our approach in this context is to focus on the heart of business economics, that is microeconomic theory of the behavior of consumers and firms in competitive and not competitive markets। तो competitive markets क्या होता है? चलो ठीक है, मेरे को मार्केट्स का डेफिनेशन बताइए। कंपटीशन में अभी थोड़ा दूर का बात है, चलिए। पहले मार्केट्स का डेफिनेशन बताइए, उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव देखिए। So the place where economic activity takes place. बहुत बढ़िया। और कोई क्या क्या बोले? ठीक है, प्लेस वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस, या और बाय एंड सेलिंग, अ प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स मतलब बहुत बढ़िया। तो अगर यहाँ पे मार्केट, जैसे हमने बताया मार्केट, मैंने आपको बोला मार्केट, ठीक है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव मार्केट्स क्या होता है? सच हमें बहुत सारे शॉप्स रहते हैं। एक एग्जांपल। सर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ राशन शॉप। सपोज एक मॉल है, वहाँ पे बहुत सारे राशन शॉप्स हैं। तो मीन्स वो लोग कंपटीशन को देख के अपना प्राइस सेट करेंगे। और फिर जैसे कि मीन्स नॉन कंपटीशन में सपोज कि एक ही राशन दुकान है, तो वो मतलब सपोज चीनी तो कुछ ज़्यादा दाम में भी बेच सकता है, सब लोगों को उसके साथ ही मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल एक दूँ, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स क्या होता है पता है? जो 1 ईयर से ज़्यादा यूज हो सकता है। फ्रिज, एसी। बहुत बढ़िया। अप्लायंसेस, जो भी टाइप के अप्लायंसेस हैं, जैसे आप बोलते हो फैन, एसी, फ्रिज और रेफ्रिजरेटर, कुछ भी, ठीक है, लाइट्स, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल है। ये जस्ट एज एन एग्जांपल हो तो बहुत हो सकता है। और यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव में डिफेंस प्रोडक्ट्स, यहाँ पे पता है सोल कौन है इंडिया में डिफेंस प्रोडक्ट्स का? Defense products का sir, बायर, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। अगर आपको याद आ रहा होगा, एक वर्ड बोले थे, वेयर देयर इज़ अ सिंगल बायर। मार्केट सिचुएशन, मेरे को पता है ये मार्केट्स में पढ़ाऊँगा फिर से मैं, लेकिन ये मैंने लास्ट टाइम जब मैं डिस्कस करा तो मैंने बताया था, मेरे को पता है आप दोनों को नहीं पता होगा, बाकी लोगों को पता रहना चाहिए। सिंगल बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। मार्केट कौन सा है ये? अजीब ही था, दूसरा ही नाम था, मोनोपोली। मोनोपोली, नहीं इसमें monopoly होता है sir. मोनोपोली में तो आपका सिंगल सेलर होता है,
टर्म आप लोग के सामने ये इतना बड़ा दिख रहा है, क्या? सिंगल बायर। ये देखिए जो सिंगल बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। मेरे को पता है आप लोग थोड़ा सा आप लोग को नहीं पता होगा, लेकिन बाकी लोगों को मैंने बताया था लास्ट डे वो मार्केट का, याद है? बताओ, याद आ रहा है आप लोग को? नहीं? चलिए, मोनोक्सोनी। हाँ जी, ये वाला मैंने बताया था आपको कि ये वाला भी एक मार्केट सिचुएशन होता है। मेरे को पता है ये बुक पे मे भी ना हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी एक टाइप का मार्केट कंडीशन है, ठीक है? वह देयर इज सिंगल बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है? और जो ओलिगोपोली जो आपने बताया था उसको हम एक कार्टेल भी बोलते हैं। सो दिस कार्टेल इज जापानीज टर्म, ये ओलिगोपोली है। ओलिगोपोली वेयर देयर इज ग्रुप ऑफ सेलर्स जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है? ग्रुप ऑफ सेलर्स जो डिसाइड करते हैं मार्केट का रेट्स, और वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं कोई भी न्यू बायर को मतलब सॉरी न्यू सेलर को एंट्री करने से मार्केट। कौन सा ओलिगोपोली? लिख दे रहे हैं इससे अच्छा। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे ओलिगोपोली के बारे में, लेकिन फिर भी आपको अभी लिखना है तो आप अभी लिख लो। इट इज़ अ मार्केट where there are large number of buyers and few sellers making decisions. With respect to the prices of the products, ठीक है? मोनोक्सोनी का बताया था, डिफेंस। फिर दूसरा एक एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, दूसरा अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, मैंने आपको बताया था क्या हो गया? हाँ, बहुत सर, बहुत बढ़िया। रेलवेज, रेलवेज अभी मतलब कुछ टाइम में अगर आप बोलोगे तो कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे गुजरात में और महाराष्ट्र में रेलवेज का भी एक प्राइवेट सेक्टर आ गया है, वहाँ भी एक प्राइवेट सेक्टर है। बट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया में अभी भी इंडियन रेलवे ही क्या बोलते हैं सोल ओनर है। तो वो जो होता है जैसे लोकोमोटिव जो बाई करती है वो रेलवेज बाई करती है, वो मोनोक्सोनी का एग्जाम्पल, ठीक है? जैसे डिफेंस में तो आपका गवर्नमेंट ही है, यहाँ पे गवर्नमेंट और कोई परचेज नहीं कर सकता, लेकिन सेलर बहुत सारे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, फिर पारस डिफेंस, ये सारी कंपनीज है जो डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाती है, वो सिर्फ गवर्नमेंट को सेल करती है, ठीक है? तो दैट इज मोनोक्सोनी का एग्जाम्पल, ठीक है? चलिए, हो गया डन, ठीक है? चलो, हाँ, किसका? गिफ डिफेंस, डिफेंस बोल रहे हैं? अच्छा, डिफेंस में आपका ये हो गया ना, जैसे आपका हो गया एयर लॉन्चर, एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर। फिर जैसे वो था ना क्या, मिसाइल्स, हाँ मिसाइल्स हो गया, क्या, टैंक्स, हाँ टैंक्स हो गया, ये सब सारे डिफेंस, ये सब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ही परमिशन है। आपको क्या लग रहा है, इवन इफ मुकेश अंबानी जी के पास इतना पैसा, वो थोड़ी बोलेंगे मुझे मेरे को टैंक ला के रखो मेरे घर के बाहर,
है कि नहीं? वो थोड़ी बोलेंगे मेरे घर के पास मिसाइल को जो में से पंगा लेगा उसको डायरेक्टली उड़ा देंगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि नहीं? तो ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का है, और वो भी तब गवर्नमेंट यूज़ करेगा व्हेन देयर इज़ वॉर, और फॉर द सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट अपने पास रखता है खरीद के, ताकि इन केस, क्योंकि बिकॉज कम्प्लीटली प्रिडिक्शन नहीं है। अब रशिया यूक्रेन का देख लो, यूक्रेन को थोड़ी पता था कब रशिया कब अटैक कर देगा, ठीक है? तो वैसे अनसर्टेन इवेंट्स के लिए आपको ये सारी चीज़ें रखनी पड़ती है अपने पास, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें, मिसाइल्स हो गया, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, ठीक है, कार्टिलरीज हो गए, फिर वो गन्स वगैरह हो गए, ये सब सारे आते हैं डिफेंस में, ठीक है? ठीक है, अब देखिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है? देख ही लिया हमने, थोड़ा देख भी लेते हैं अंदर में क्या है इसके। मेरे को ये बताइए ना, बिना बुक में देखे, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, चलिए, तो macroeconomics is basically the study of behavior of different individuals and organizations within an economic system, ठीक है? ये एक इंडिविजुअल लेवल पे है, इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल बोल दो, ठीक है? इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है? ठीक है? So, microeconomics examines how the individual units make decisions to as to how efficiently allocate their scarce resources. मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको आपस में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है? जैसे आप एग्जांपल्स देख लो, प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, बिहेवियर ऑफ फर्म्स, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सो ये सारे के सारे डिसाइड करते हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को हाईलाइट करते हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग, अगर सपोज मेरा मार्केट मोनोपोली है, मोनोपोली में प्राइस सेटर कौन है पता है? प्राइस कौन मेकर है? अगर मैं बोलूँ प्राइस मेकर, हु इज़ द प्राइस मेकर, बायर और सेलर? और सेलर। और मोनोपोली में क्या होगा? बहुत बढ़िया, बायर होगा, क्योंकि सपोज जब टेंडर्स निकालती है, मैंने ये भी बोला था आप लोगों को कि गवर्नमेंट टेंडर्स निकालती है, और जब गवर्नमेंट टेंडर्स निकालती है तो गवर्नमेंट चूज़ करती है, क्या बोलते हैं, सबसे जो चीप एंड बेस्ट है उसके लिए, उसको वो हायर करती है। तो इन दिस सिचुएशन बायर, मोनोपोली में जो प्राइस मेकर है वो बायर होगा, ठीक है? वो डिसाइड करेगा क्या प्राइस होगा उसके प्रोडक्ट का, ठीक है? चलिए, फिर कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्योंकि विद चेंजिंग टाइम्स, जैसे अभी आप मान के चलो ठंडा का टाइम आने वाला है, 2-3 महीने में, 3-4 महीने में ठंडा आ जाए, तो फिर आपका क्या डिमांड हो जाएगा? जैकेट्स का, पुलोवर्स का, स्वेटर्स का। अभी नॉर्मल चल रहा है, अभी आपका ये मानसून चल रहा है, आपको अभी अम्ब्रेला का ज़रूरत है, तो ये पैटर्न डिसाइड करता है, ठीक है? ये पैटर्न, ये बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर बिहेवियर डिसाइड होता है, ठीक है? फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? फैक्टर्स ऑफ, बहुत बढ़िया, और वेरी गुड। और इसकी मतलब इसका पेमेंट कैसा है, क्या क्या मिलता है इनको? लेबर का, चलो ठीक है, वेजेस, हाँ हाँ, क्या? और ठीक है, और यहाँ पे फिर है इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ सेक्शंस ऑफ पीपल। जैसे एक वर्ड सुने होंगे आप लोग, हैव्स एंड हैव नॉट्स, सुने ही है? हैव एंड हैव नॉट्स नहीं, नहीं सुने?
अच्छा टर्म्स में हम लोग बोलते हैं, मतलब क्या है ना, आईसीएसई वाला को तो आपको पता है, वो लोगों को घुमा के देने में अच्छा लगता है, अपना ही वर्ड वो लोग इन्वेंट करता है। कोई है आईसीएसई से, आईसीएसई बोर्ड से कोई है? नहीं, बहुत बढ़िया, नहीं तो आप लोग मेरे को गाली दे रहे होते हैं। चलिए, हैव्स एंड हैव नॉट्स, क्योंकि मैं खुद आईसीएसई से, तो हैव्स एंड हैव नॉट्स का है, हैव्स इज रिच क्लास, हैव नॉट्स इज पुअर क्लास। तो पुअर और रिच नहीं बोल के इसको हैव्स एंड हैव नॉट्स बोलते हैं। हैव्स का मतलब इसीलिए हम यूज़ करते हैं ताकि वो लोगों के पास है, इतना रिसोर्सेज है कि वो लोग खरीद सकता है। और हैव नॉट्स को हम लोग मतलब इसलिए बोलते हैं हैव नॉट्स, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट नहीं है पैसे, रिसोर्सेज नहीं है उन लोगों के पास, तो वो खरीद नहीं सकते, वो बाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए उनको हैव्स एंड हैव नॉट्स बोलते हैं, ना कि रिच एंड पुअर, ठीक है। चलिए, फिर एक है बिहेवियर ऑफ फर्म्स और लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो ये सारी आपके माइक्रो इकोनॉमिक के फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, बिना देखे बिना कुछ करे मुझे बताइए, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है इसमें? बहुत बढ़िया, टैक्सेशन हो सकता है, लिटरेसी रेट, क्या, बजट, बहुत बढ़िया, फॉरेन रिजर्व्स, बहुत बढ़िया, फॉरेन रिजर्व्स, बोलिए बोलिए, सोच को लिमिट मत रखिए, खोलिए, ओपन कीजिए। जीडीपी, चलिए ठीक है, जीडीपी तो वो तो मेरा नेशनल इनकम को कहा गया ना, जीडीपी, बोलिए। मार्केट, मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन, चलो ठीक है, बट इससे क्या होता है ना, इसको हम मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन को हम माइक्रो में डालेंगे, कैसे? मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन, अब बताइए इसको हम क्यों डालेंगे माइक्रो में? क्योंकि आप मान के चलो, बताइए, सॉरी शॉर्ट फॉर्म में लिख, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़े हैं? आज के टाइम में प्राइजेस किसी भी प्रोडक्ट का सेट कैसे होता है? इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसे अगर ये मेरा ग्राफ है, अगर ये मेरा डिमांड है, डिमांड ऐसे होता है, ठीक है, और ये होता है ऐसे सप्लाई का, ठीक है, तो जो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ये प्राइस सेट होगा, ठीक है। तो ये मेरा है माइक्रो का पार्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, ठीक है। चलिए बताइए, और बताइए, बहुत अच्छा चल रहा है, बताइए सारे फैक्टर्स एक एक करके डिसाइड करते हैं, क्या माइक्रो होगा, क्या मैक्रो होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, वो मैक्रो में आएगा, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और बताइए, सोचिए सोचिए, कोई नहीं, चलिए देश बुक का भी रेफरेंस ले लीजिए, क्या बोले आप, इतना तो बोल ही सकते हैं, देश बुक का भी रेफरेंस ले लीजिए, लेकिन जीडीपी वेलफेयर, चलो ठीक है, वेलफेयर, कोई भी पॉइंट्स लिमिट मत रखिए, देखते हैं कितना आप लोग का इमेजिनेशन पावर है। चलिए सोचिए, मैक्रो में क्या जाएगा और माइक्रो में क्या जाएगा? बहुत बढ़िया, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, मनी एंड
सारे आपके आएंगे मैक्रो में, ठीक है। ये देखिए, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल्स एंड इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, वैल्यू ऑफ करेंसी, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये और भी जो आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स बताए, सारे के सारे ये आपके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स, ठीक है। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी को? So behavior of firms के अंदर क्या सकता है? कहाँ? In micro part. हाँ, So क्या behavior of firms means बिहेवियर ऑफ फर्म्स का मतलब ये होता है, आप मान के चलो जैसे एक फर्म है, बिहेवियर ऑफ फर्म्स, एक सेकंड सुनिए। इसका मतलब ये है, आप अज्यूम करो कि एक फर्म क्या डिसीजन लेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ मोनोपोली मार्केट है, ठीक है, अगर वो चाह रहा है उसको कस्टमर अट्रैक्ट करना है, ठीक है, चलो ठीक है, ये एक अभी एक फॉर द टाइमिंग इसको मोनोपोली मार्केट समझ के चलो। अगर ये एक मोनोपोली है, एक सेलर है यहाँ पे, अगर वो चाह रहा है कि मेरे को और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करना है ताकि मेरे को अपना गुड्स और बेचना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा प्राइसेस रिड्यूस कर देगा ताकि और ज़्यादा जो कंज्यूमर्स है वो और आएंगे मेरे पास, ठीक है। जैसे वो सपोज़ एक कोई स्पेशल टाइप का वो एक क्रीम है, ठीक है, स्पेशल टाइप का क्रीम है जिसको वो 200 रुपये में बेचता था, ठीक है, ये एक सनस्क्रीन है। वो बोल रहा था, इसका बेट था कि अगर आप जितने भी कड़े से कड़े धूप में निकलोगे आपका टैनिंग नहीं होगा आपका, ठीक है, टैन नहीं हो गया, तो वो 200 का था। तो यहाँ पे अभी जो डिमांड था सिर्फ 10,000 लोग लेते थे इसको, लेकिन अब वही वो सोच रहा है कि डिमांड तो अच्छा है, डिमांड तो मेरा 20K भी जा सकता है अगर ये मेरा प्राइस थोड़ा रिड्यूस रहा था। अगर सपोज़ ये प्राइस रिड्यूस करके 160 कर दिया तो इसका ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो बढ़ के 15 हो जाएगा या 18 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या प्राइसेस में आप ऑल्टरेशन करोगे जिससे आपका डिमांड इफेक्ट करेगा, तो ये बिहेवियर ऑफ फॉर्म्स में आता है, ठीक है। और ये आपको अगर याद होगा मैंने यहाँ पे एक बोला आपको, ये चीज़ देखिए, इंडिविजुअल या ग्रुप लेवल, मतलब एक फर्म या ग्रुप ऑफ फर्म्स आपस में क्या डिसाइड करेंगे और प्राइसेस क्या होगा। अगर वो चाहते हैं कि नहीं मेरे को प्रॉफिट चाहिए तो प्राइस इंक्रीज़ करेंगे, अगर नहीं चाहते हो कि मोर एंड मोर कस्टमर आए मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा तो प्राइसेस रिड्यूस करेंगे ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके बाद में। जैसे अभी जियो का मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया है, जियो का। जियो जब आया मार्केट में, पता है आपको टोटल 5 के 5 टेली कम्युनिकेशन कंपनीज बंद हुई थी, 5, बिलीव नहीं करोगे आप, क्योंकि ऐसा आके मार्केट डिस्टर्ब किया जियो ने। और आज देखो सारा खर्चा निकलेगा अभी आप लोगों से, करो और जियो के साथ, लेकिन ये सारा सारा खर्चा निकालेंगे अभी अंबानी जी आप लोगों से, ठीक है। बट लेकिन सर उसके पीछे भी रीजन हम लोग को दिखा है इसको प्राइस हाइक के पीछे का रीजन ये यूनियन बजट में लिखा क्या? टेलीकॉम इंडस्ट्री में वो 10 से 20% लेते हैं। हाँ सर, पाँच क्या? टेलीकॉम इंडस्ट्री का जो कुछ कुछ पार्ट्स में इंपोर्ट ड्यूटी लगा तो उसको 5 से 15% हाँ, लेते हैं। तो वो तो अभी लगा ना, और वो भी वो अगले साल से इम्प्लीमेंट होगा। अभी वो बजट में सिर्फ वो हुआ है। पहले आपको पता है बजट जब फॉर्म होता है उसके पीछे बहुत लंबा प्रोसेस होता है कि नहीं। पहले आपका पूरा कमिटी सेटअप होगा, वो देखेगा कि क्या ये वैलिड है कि नहीं, तो फिर ऑब्वियसली तो जब तक वो इम्प्लीमेंट होता है, अभी सिर्फ प्रपोज हुआ है, तो अभी मुकेश अंबानी जी पहले से उनको लग गया है। तो ये तो बजट से पहले था, उनको थोड़ी पता था, बजट तो कल का कल आया, प्लान तो पहले ही। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो वही मैं बता रहा हूँ, जस्ट क्योंकि उन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, टेली कम्युनिकेशंस के पास पैसे की कमी नहीं है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेवर लिया है, बहुत ज़्यादा चार्जेस का। So the last consumer behavior. कौन सा? Consumer behavior. So in the macro part. ये कंज्यूमर बिहेवियर So मैं it means बताया तो आपको, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर आपको
बेस्ट एग्जांपल है ये वाला। अगर एक का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो आपको क्या लग रहा है, जैसे टी का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो कॉफ़ी आप लोग क्या करोगे, ज़्यादा पिए, बस यही कंज्यूमर का पिए और ये माइक्रो माइक्रो में आएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़, आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइएगा नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से पहले तक, क्योंकि हम फिर नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे आप लोगों से। ठीक है, कोई नहीं, आप लोग अब थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, आप लोग अभी 10 से 15 मिनट का पूरा अच्छे से पढ़ के आइएगा आप लोग। ठीक है, और कुछ कुछ जो टर्म्स मैंने लिखाया है उसको अब तो अच्छे से एकदम कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा है बस, क्योंकि मेरे को कैसे पता आप लोगों को समझ में आ गया, वही बात है, हम सेटिस्फाई नहीं होते। आपको क्लासीफाई करना है, ठीक है, क्लासीफाई करना है क्या माइक्रो है या क्या मैक्रो है। ठीक है, बोलिएगा नहीं, सिर्फ अपने अपने वीडियो कॉपी में लिखिए। मेरे को एट द एंड मतलब 2-3 मिनट का देंगे, 2-3 मिनट के बाद आप लोग बताइएगा। सॉरी, चलिए एक और दे देते हैं, 5 बाकी सब लोग भी कर ले रहे हैं। हो गया, हो गया, कंप्लीट कीजिए आप लोग, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे आंसर जल्दी। बाकी लोगों का हो गया ना यार, बीच में हो गया चारों का। सर बिना डिस्कस किए डन, हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, किनका बाकी है, बाकी है आपका, हो गया आप लोग चारों का उधर, हो गया आप लोग का, हो गया। चलिए पहला बताइए, सारे एक साथ बताइए, क्या, और माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो कौन बोला, माइक्रो पहले बताइए मेरे को, माइक्रो माइक्रो कौन कौन लिखा है, सच बताइएगा,
कौन कौन माइक्रो लिख रहा है? अभी हम आंसर आके देखेंगे मेरी तो फिर ये मैक्रो होगा, ठीक है, ये मैक्रो होगा। अब दूसरा बताइए, सैलरी इनकम माइक्रो। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइक्रो। मैक्रो। तो एनएनपी एट फैक्ट ये क्या है, एफसी क्या है? वेरी गुड, नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब सही बोले, उसको नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, बिहेवियर ऑफ फर्म्स और इंडिविजुअल सप्लाई माइक्रो। बहुत बढ़िया। किसका सारा सही है? आपका सर कौन सा? एनएनपी एफसी वाला। आपका वही वाला?